हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि गिल। आज हम अपने क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ये आपके चैप्टर का सेकंड लास्ट पार्ट है। अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपका लास्ट पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस में बता दिया था आपकी बुक अपडेटेड नहीं है और सिलेबस पूरी तरीके से अपडेट किया जा चुका है। सिलेबस में बहुत सारे न्यू टॉपिक्स को एड ऑन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है। जितने भी पार्ट्स हैं इस चैप्टर के वो मैंने पढ़ा दिए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें स्टडी कर लीजिए। अभी तक हमने ओवरऑल चैप्टर में क्या समझा, हमने देखा आज़ाद भारत के सामने 3 चैलेंजेस थे। उन 3 चैलेंजेस में से जो हमारा फर्स्ट चैलेंज था टू शेप अ नेशन, यही हमारे पूरे फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा जब देश आज़ाद होता है भारत, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे एक देश के निर्माण को करने के लिए। जैसे पहली समस्या आती है टू नेशन थ्योरी की। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड करते एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की। फिर हमने प्रोसेस देखा कि पाकिस्तान को किस तरीके से बनाया गया रिलीजियस मेजॉरिटी को अडॉप्ट करके। इसका मतलब क्या था, जो बहुसंख्या में मुस्लिम जहाँ पे ज्यादा लोग थे उसको पाकिस्तान बनाया गया और इसी के कारण ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद हमने पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस को देखे कि भारत में जब पार्टीशन कर दिया गया उसके क्या परिणाम निकले और लोगों को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी। उसके बाद हमारे सामने एक और मुद्दा आ जाता है। पार्टीशन करने के बाद एक्सटर्नल बाउंड्रीज तो डिसाइड कर दी जाती है, बट इंटरनली बाउंड्रीज को लेके एक इशू आ जाता है, वो है प्रिंसली स्टेट्स का। हमने पढ़ा था आज़ाद भारत 2 हिस्सों में डिवाइड था, एक जो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और एक दूसरी तरफ से वो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स की सुपरमेसी को एक्सेप्ट किया हुआ था। उन्हें कुछ रियायतें मिली हुई थी अपने इंटरनल अफेयर्स को चलाने के लिए और ब्रिटिशर्स के अंडर ही वो काम कर रहे थे। हमने ये पढ़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सारे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे आज़ाद भारत के टाइम पे, टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने का काम, इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। ब्रिटिशर्स ने 3 चॉइस दी थी प्रिंसली स्टेट्स को, या तो वो इंडिया के साथ मिले, पाकिस्तान के साथ मिले या इंडिपेंडेंट रहे। फिर हमने देखा त्रावणकोर फर्स्ट वो प्रिंसली स्टेट है जिसने अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया। उसके बाद हैदराबाद ऑफ नवाब, फिर भोपाल, इस तरीके से ये आप बोल सकते हो चलता रहा। सभी प्रिंसली स्टेट्स ने अपने अपने डिसीजंस डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। आज़ादी से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से नेगोशिएट करके बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिला लिया, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि जूनागढ़, हमने पढ़ा था जूनागढ़ गुजरात में। फिर उसके बाद हमने देखा सबसे ऊपर टॉप में नॉर्दर्न एरियाज में जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हमने देखा नीचे सदर्न इंडिया में हैदराबाद और ईस्टर्न एरिया में हमने मणिपुर। तो हमने अपनी चारों ही डायरेक्शन को बेसिकली कवर किया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इन चारों प्रिंसली स्टेट्स को हमने देखा कितने प्रॉब्लम से हमने इंडिया का इनको पार्ट बनाया। अब इंडिया के पार्ट बनने के बाद प्रिंसली स्टेट्स, नया जो मुद्दा भारत के सामने आता है वो ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनली जब हमने एक कंट्री में सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर दिया, अपनी बाउंड्रीज को डिसाइड कर दिया, तो ब्रिटिशर्स के टाइम में कंट्रीज में पहले प्रोविजंस होती थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। जैसे कि आपने पढ़ा बॉम्बे प्रोविजंस, मद्रास प्रोविजंस, और बहुत बड़े बड़े एरियाज से बिलोंग करते थे। पूरा कोलकाता प्रोविजंस जिसके अंदर आज बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। तो आज़ादी के बाद नए स्टेट्स की फॉर्मेशन की डिमांड आने लगी। ये बोला गया कि जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स अपनाते थे बाउंड्रीज को डिसाइड करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, हम उस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे और हम अपनी नई तरीके से अपनी नई बाउंड्रीज को डिसाइड करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे 12th क्लास में इस टॉपिक को करने से पहले आपने इस टॉपिक को 10th क्लास में पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने इसको 10th क्लास में बहुत बेसिक इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा है। तो पहले आपको 10th क्लास में वापस जाके पढ़ना पड़ेगा। वापस जाके पढ़ने का इन द सेंस, आप दोबारा क्लास 10th में जाके नहीं बैठेंगे। बहुत मुश्किल से 2 साल आपने मेहनत की है, 12th में आप आ गए हो। वापस आपको बुक उठानी है और बुक में देखना है आपका सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था पहले फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे लेवल होती है सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल। यूनिटरी गवर्नमेंट होती है एक तरीके की गवर्नमेंट जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अंदर और छोटी छोटी सब लेवल्स डिविजन्स नहीं होती है। उसके बाद आपने ये पढ़ा इंडिया एक फेडरल कंट्री और इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। इस टॉपिक के अंदर आपके 3 सब टॉपिक थे। पहला था लिंग्विस्टिक चैलेंज, बिल्कुल जो हमारा लिंग्विस्टिक चैलेंज था 10th क्लास का, यही हमारा अब 12th क्लास का टॉपिक बन गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। दूसरा उसके अंदर आपका टॉपिक था लैंग्वेज एज अ चैलेंज और तीसरा सेंटर और स्टेट। तो जो हमारा लिंग्विस्टिक चैलेंज था 10th क्लास में आपको एक मैप के थ्रू पढ़ाया गया था कि पुराने भारत किस तरीके से पिक्चर दिखती है और आज के भारत की क्या इमेज है। तो बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। और हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण किया गया। तो अब हमारे चैप्टर की यहाँ पे 12th क्लास में वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि कैसे राज्यों के निर्माण की डिमांड उठती है, ये कौन सा
प्रिंसिपल हम अडॉप्ट करेंगे स्टेट्स को फॉर्मेशन करने के लिए, ये भी गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। तो चलिए शुरू करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट चैलेंज आफ्टर फॉर्मिंग प्रिंसली स्टेट्स, पूरे सभी प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने के बाद भारत के सामने इशू आता है नेक्स्ट चैलेंज, इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट्स की इंटरनल बाउंड्रीज को डिसाइड करने का। इससे पहले हम यहाँ से कंटिन्यू करें, आप एक बार मैप देख लीजिए ताकि आपके अंदर क्लियरिटी मिले हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो ये रहा आपका पुराना मैप जिसके अंदर आपको बाउंड्रीज दिख रही है, किस तरीके से प्रोविजंस में ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड था। और ये रहा आज का आपका मैप, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं किस तरीके से स्टेट्स को फॉर्म किया गया है। आज के टाइम में हमारे 28 स्टेट है और जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम भारत 17 प्रोविजंस में ब्रिटिशर्स की डिवाइड था और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले हमने अपने नए 14 स्टेट्स को फ्रेम किया था। तो अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, स्टेट फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, कौन सी हमने पॉलिसी को अडॉप्ट किया। तो हमने देखा इंटरनल बाउंड्रीज एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है इंडिया के सामने। बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरलिटी, या दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन। अब देखो 10th क्लास में ये बात पढ़ के आए थे ना कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो नहीं चाह रहे थे भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, उन्हें ये डर लग रहा था इससे जो हमारी डाइवर्सिटी है कंट्री की वो अफेक्ट करेगी, वो डैमेज हो जाएगी और पूरी कंट्री और अलग अलग टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो जब देश को आज़ादी मिली उस समय बाउंड्रीज बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ऐसी बाउंड्रीज बनाना जो हमारे लिंग्विस्टिक और कल्चर दोनों ही जो हमारी विशेषताएं हैं हमारी डाइवर्सिटी की, इनको बना के रखे और यही लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस बिना हमारी यूनिटी को अफेक्ट किए हुए एक नेशन को शेप हम दे सके। और जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, वो ये कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी अपनाई थी डिवीजन ऑफ प्रोविजंस की, हम उस आधार पे नहीं अपनाएंगे। हम यहाँ पे धर्म के आधार पे प्रोविजंस को डिवाइड नहीं करेंगे, या आप बोल सकते हो अपने जैसे उन्होंने बंगाल को 2 रीजन्स में पार्ट किया था, ईस्ट और वेस्ट बंगाल। ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाई गई जितनी भी पॉलिसीज थी बाउंड्रीज को फ्रेम करने की, उसको हम पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं और हम अपनी नई पॉलिसी देते हैं। देखिए, रिजेक्टेड द डिवीजन ऑफ फॉलोड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम अपनी नई पॉलिसी देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या है 1920s में, आपको थोड़ा वापस पीछे हिस्ट्री में जाना है इस चीज़ को समझने के लिए। जब बहुत सारे कांग्रेस के सेशन होते थे, आपने पढ़ा है 10th क्लास में, दिसंबर में कांग्रेस के हर साल रेगुलर सेशन किए जाते थे जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारे फ्यूचर प्लानिंग को लेके और उस टाइम जितने भी नेशनल मूवमेंट्स है उनमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करती थी। तो 1920 के टाइम पे नागपुर सेशन में ये बात कही गई कांग्रेस के अंदर कि हम आने वाले भविष्य भारत का जितने भी स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन भाषा के आधार पे करेंगे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे करेंगे, ना कि धर्म के आधार पर जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में था। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये जो प्रिंसिपल है लिंग्विस्टिक पॉलिसी का, इसका प्रॉमिस 1920 में ही कर दिया जाता है नागपुर सेशन में कि आज़ाद भारत को राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाएगा, ना कि किसी धर्म के आधार पर, जैसा कि ब्रिटिश इंडिया में पॉलिसी में था। लेकिन जब देश को आज़ादी मिली तो हम इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाए। हम मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाई और उनको एक डर था अगर वो भाषा के आधार पर अब देश को बांटेंगे तो देश पूरी तरीके से टूट जाएगा। ऐसा क्यों था? जब 1920 में ये प्रॉमिस किया गया उस समय के लीडर्स को नहीं पता था कि आज़ाद भारत का जन्म बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में होगा, हमें पार्टीशन फेस करना पड़ेगा, प्रिंसली स्टेट्स का मुद्दा हमें फेस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमने भारत को एक यूनाइट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस की। तो इसलिए जब आज़ादी मिली और पॉलिटिकल लीडर्स के सामने ये डिमांड उठी कि अब आपको टाइम आ गया अपना वो प्रॉमिस पूरा करने का जो आपने किया था, राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाए, क्योंकि भारत बहुभाषी देश है। भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 भाषा बोलने वाले देश हैं तो चलो पूरे भारत को 5 डिविजन्स में डिवाइड कर दो। भारत में बहुत ज़्यादा मल्टीपल लैंग्वेजेस को बोला जाता है। आज के टाइम में भी अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है।
तो अगर हम सिर्फ भाषा के आधार पे देखेंगे तो एक राज्य के अंदर ही आपको 10 भाषा के अलग अलग ओरिजिन्स देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से लीडर्स के सामने चैलेंज था, अगर हमने भाषा के आधार पे निर्माण को अपनाया राज्यों के, तो देश और ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाएगा। और इतनी मुश्किल से पार्टीशन और प्रिंसली स्टेट के चैलेंजेस को फेस करके हमने कंट्री को यूनाइट किया, लेकिन कमिटीज़ बनाई गई। अब अगर हम लैंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं फॉर्म कर सकते तो हमें कोई और जरिया निकालना पड़ेगा अपने स्टेट्स के फॉर्मेशन का। तो बहुत सारी कमिटीज़ फ्रेम की गई बाय इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी कमिटीज़ बनाई। बुक के अंदर ये कमिटीज़ गिवन नहीं है, बट आपको ये कमिटीज़ पढ़नी है, तो यहाँ से जो मैं पढ़ाऊँगी आप वहाँ से एड ऑन करके अपने इस टॉपिक को कवर कर लेना। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपने जितने भी स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इससे हमारे देश को टूटने का खतरा है। तो इसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन गवर्नमेंट को निकालना था, तो कमिटीज़ बनती है और कमिटीज़ देखती है कि ये जो हमारी आज़ादी से पहले का जो वादा किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना है, इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस इशू के ऊपर बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई। मेजर कमिटीज़ कौन कौन सी देखिए। अब हमारा न्यू जो सब टॉपिक है ये है कमिटीज़ रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहली जो कमेटी आती है वो है धर कमेटी 1948 में। इस कमेटी को सेटअप किया गया जून 1948 में। इसके मेंबर कौन कौन से थे? एस के धर, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल। आपको मेंबर्स भी याद करने बहुत ज़रूरी है। इस कमेटी ने 5-6 महीने काम किया और पूरे उसको सर्वे करके आप बोल सकते हो इंडियन टेरिटरीज़ को, बाउंड्रीज़ को, ये बताया कि अगर हम भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण करेंगे तो ये सही नहीं है। तो इन्होंने जो हमारा प्रिंसिपल था, जो प्रॉमिस के टाइम पे वादा किया गया था कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे कंट्री को फ्रेम करेंगे, इन्होंने इस प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया। तो सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 में, और ये डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो एक कमेटी हमने देखी जिसने रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम अभी राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते, अभी देश के हालात ऐसे नहीं है। फिर उसके बाद एक और कमेटी फ्रेम की जाती है, ठीक अगले ही साल 1949 में दिसंबर में रिपोर्ट आई थी। तो नेक्स्ट ईयर ही 1949 में एक और कमेटी आती है, JVP कमेटी। अब ये जो JVP कमेटी है, अच्छा ठीक है, एक और बात आती है, जो पहली कमेटी इसका नेम धर कमेटी की, जो इसके मेंबर थे, हेड मेंबर एस के धर, इनके नाम पे इस कमेटी को रखा गया। अब जो सेकंड कमेटी है वो JVP कमेटी। इसके अंदर ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं JVP, ये अल्फ़ाबेट डिनोट करते हैं हमारे लीडर्स के नेम को। फर्स्ट जो उनका अल्फ़ाबेट है उसी के नेम से इस कमेटी का नाम रख दिया गया। तो J स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, V स्टैंड फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड P स्टैंड फॉर पताभी सीतारामैया। ये उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने रिपोर्ट दी 1 अप्रैल 1947 को। दे हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट सबमिशन किया इन्होंने। और इन्होंने क्या बात बोली वहाँ पे? इन्होंने डिनाई कर दिया लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हो सकता। इन्होंने 2 बातें बोली, ये तो बोली कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते, एक और बात बोली, इन्होंने बोला अभी सूटेबल टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है स्टेट्स को निर्माण करने का, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मेंबर है इसके। आप देखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये 2 ऐसे आप बोल सकते हो उस टाइम के हमारे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पार्टीशन इंडिया को यूनिफाइड करने का। तो इन दोनों का ये मानना था कि अभी सही वक्त नहीं है इस मुद्दे पे बहस करने का कि हमें राज्यों का निर्माण किस आधार पे करना चाहिए। इन्होंने बोला जिस तरीके से इंडिया ऑलरेडी हमने फ्रेम किया प्रिंसली स्टेट्स को मिला के, और जो इंडिया अभी बन चुकी है, जिस तरीके से हमने शेप दिया कंट्री को, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए और नए स्टेट्स की डिमांड नहीं उठनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं लैंग्वेज को एज अ पैरामीटर। लैंग्वेज को एक बोल सकते हैं आधार नहीं बनाया जाएगा राज्यों के निर्माण का। तो हम पढ़ेंगे फिर भी हमारे देश में राज्यों के निर्माण में लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इन बिटवीन जब ये बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई और गवर्नमेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी पब्लिक की डिमांड का कि वो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे, एक इवेंट, एक बोल सकते हो बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाता है सदर्न इंडिया में, मद्रास प्रोविजंस में विशाल आंध्रा मूवमेंट, जिसके अंदर मद्रास प्रोविजन से तोड़ के एक सेपरेट आंध्र प्रदेश की डिमांड शुरू हो जाती है भाषा के आधार पर। तो जो प्रिंसिपल था, जिसको अभी तक सभी कमिटीज़ भी रिजेक्ट कर रही थी और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी इस प्रिंसिपल के आधार पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों का निर्माण किया जाए,
इसी प्रिंसिपल की डिमांड पे एक आंदोलन शुरू हो जाएगा, विशाल आंध्र मूवमेंट, और उसमें देखेंगे क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारी पॉलिटिक्स में। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी का फैसला, अंतिम फैसला होगा कि हमारे स्टेट्स को किस तरीके से बनाया जाएगा। मूवमेंट का नेम है विशाल आंध्र मूवमेंट। अब पहले मैप पे देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया में पूरा आप सदर्न इंडिया देख रहे हो, ये आपका मद्रास प्रोविजेंस था। इसी मद्रास प्रोविजेंस में, इसी सदर्न इंडिया के पार्ट में एक मूवमेंट शुरू हो जाता है और उस मूवमेंट का नेम है विशाल आंध्रा मूवमेंट। होता क्या है मूवमेंट में, ये देखिए। पहले प्रोविजेंस देख लीजिए। मद्रास प्रोविजेंस में आज के कौन से स्टेट आते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। और हमें ये पता है इन चारों ही प्रेजेंट डे स्टेट्स में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। कन्नड़ बोली जाती है, तमिल बोली जाती है और तेलुगु बोली जाती है। तो भाषा के आधार पे, क्योंकि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल था ना, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें डिवाइड करने थे स्टेट्स को, यहाँ पे नए फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की डिमांड हो जाती है। मद्रास से तोड़ के आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बना दिया जाए, वो भी भाषा के आधार पे। जो रीज़न दिया जाता है इस फॉर्मेशन की डिमांड का, वो रीज़न ये बोला जाता है कि मद्रास में इन रीजन्स में अलग भाषा बोली जाती है, जैसे तमिल बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। तो तेलुगु भाषा के लोग थे, आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, वहाँ के लोगों का एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज। तो आज के आपके अगर प्रेजेंट डे देखोगे तो ये आपका इधर इस एरिया में आपका आंध्र प्रदेश आता है, नीचे आपका तमिलनाडु है, इधर आपका साइड में केरला है, इधर कर्नाटक है, और हमें पता है आंध्र प्रदेश से टूट के ही तेलंगाना भी बन जाता है 2014 में। तो तेलुगु स्पीकिंग के जो लोग हैं आंध्र प्रदेश रीजन के उस टाइम पीरियड में, जो मद्रास प्रोविजेंस का ही पूरा एक एरिया था, ये डिमांड कर देते हैं नए स्टेट की। देखिए इनकी दो डिमांड्स होती है। पहला, तेलुगु स्पीकिंग एरिया को सेपरेट किया जाए ओल्ड मद्रास प्रोविजेंस से। तो मद्रास प्रोविजेंस से जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनको अलग करके एक नया स्टेट बनाया जाए, और उस नए स्टेट का नेम क्या दिया जाए? आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रोविजंस। अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत बड़े डिलेमा में थी, कंफ्यूजन में थी। एक तरफ तो बैक टू बैक कमिटीज़ फ्रेम कर रही है, धर कमिटीज़, जेवीवीपी कमिटीज़, और सभी कमिटीज़ डिनाई कर रही हैं एक्सेप्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को। सभी कमिटीज़ का ये कहना है कि देश ऑलरेडी पार्टीशन जैसी प्रॉब्लम को भी झेल के निकला है, साथ में हमने बहुत मुश्किल से इंटीग्रेट किया प्रिंसली स्टेट्स को। अगर हम सभी स्टेट्स के लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड पूरी करेंगे स्टेट फॉर्मेशन की, तो बहुत बड़ा खतरा है फिर से देश टुकड़ों में ना बढ़ जाए। इसीलिए जितने भी कमिटीज़ जो फ्रेम हो रही हैं वो बैक टू बैक डिनाई करती हैं कि इस तरीके की डिमांड को पूरा नहीं करना चाहिए। पर क्योंकि आंध्र प्रदेश में पूरा एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़े डिलेमा में कि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी। एक्सेप्ट करने का मतलब है अगर आज उन्होंने मद्रास प्रोविजंस में एक्सेप्ट किया इस डिमांड को, तो कल को पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में इस तरीके की डिमांड्स और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगी। और अगर रिजेक्ट किया इस बेसिस पे, तो हो सकता है मद्रास प्रोविजंस एक सेपरेट नेशन की डिमांड करे या कंट्री से टूटने की बात करे। तो दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस किसी भी चीज़ का साथ नहीं दे पा रही थी। अब ये जो मूवमेंट शुरू होता है, आंध्र मूवमेंट, विशाल आंध्र मूवमेंट, इनके लीडर थे पोटी श्रीरामुलु। इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये कौन थे? पोटी श्रीरामुलु एक गांधीयन थे, गांधीयन फिलॉसफी को मानने वाले पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर थे। इन्होंने गांधी जी के साथ सॉल्ट मार्च में भी पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने पूरे इस मद्रास प्रोविजंस में, सदर्न इंडिया में टेम्पल्स में दलितों की एंट्री के लिए भी काम किया। तो देखेंगे आगे चल के इन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए इस मूवमेंट को लीड करने के लिए, और इस मूवमेंट में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं कुछ ही टाइम पीरियड में। 1952 में, अक्टूबर 1952 के आसपास पूरे मूवमेंट में एक बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं, और जवाहरलाल नेहरू को डिसीजन लेना पड़ता है फाइनली, या तो वो एक्सेप्ट करे डिमांड को या वो रिजेक्ट करे। तो ये आपके पॉलिटिकल लीडर है पोटी श्रीरामुलु। उस टाइम मद्रास प्रोविजंस में ही वॉज अ कांग्रेस लीडर एंड वेटेरियन गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे। सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में इन्होंने गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट भी किया था। जब कांग्रेस एक डिलेमा में थी कि माने या ना माने, ये कन्फ्यूजन चल रही थी, और बैक टू बैक जो कमिटीज़ हैं वो भी डिनाई कर रही थी स्टेट फॉर्मेशन की डिमांड को, तो इन्होंने गांधी जी के रास्ते को ही अपनाया और ये भूख हड़ताल पे चले गए। ही वेंट फास्ट ऑन टू डेथ। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 अक्टूबर 1952।
तो गांधी जी भी ऐसा करते थे, अंग्रेजों से जब उन्हें अपनी डिमांड मनवानी होती थी तो भूख हड़ताल पे चले जाते थे, और इस कारण अंग्रेजों को अपनी आप बोल सकते हो अपने आप को झुकाना पड़ता था और भारतीयों की डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी पोटे सिरिमेलू, क्योंकि बहुत बड़े गांधी जी को मानने वाले थे, गांधी जी के साथ इन्होंने बहुत काम किया था, बहुत इंस्पायर्ड थे, तो ये भूख हड़ताल पे चले जाते हैं 19 अक्टूबर 1952 को, और डिमांड कर देते हैं कि जब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूँगा, जब तक एक सेपरेट स्टेट आंध्र नहीं बन जाता। अब कांग्रेस लीडर्स जो है वो फिर से मतलब वो डिलेमा अभी भी उनका चल ही रहा है, डिमांड एक्सेप्ट करे या ना करे। बहुत सारी मीटिंग होती है गवर्नमेंट कांग्रेस के बीच में, इंडियन नेशनल जो हमारी गवर्नमेंट है, और वो ये सोचते हैं कि अगर हमने आज इस डिमांड को एक्सेप्ट किया तो फ्यूचर में बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी डिमांड उठ जाएगी, और अगर डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया और इन लीडर को, क्योंकि ये भूख हड़ताल पे आमरण अनशन पे है, अगर इनको कुछ हो गया तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी। कांग्रेस ये डिसाइड कर ही नहीं पाती है। इन बिटवीन 56 डेज के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो जाएगी इस आमरण अनशन के कारण। जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि पोटे सिरिमेलू की डेथ हो गई है, मूवमेंट एक वायलेंट मूवमेंट में टर्न हो जाएगा। लोग पूरी तरीके से उग्र रूप ले लेंगे, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा इस चीज़ को लेके कि कांग्रेस ने क्योंकि इनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया और इसकी वजह से इनके इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो गई है। अब लोग अपनी डिमांड को और ज़्यादा तेज़ी से मनवाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करेंगे कि कुछ भी करके हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। His death caused great unrest। अनरेस्ट का मतलब होता है बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर पता ही नहीं है, एक तरीके से लॉलेसनेस आ गई है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें संभाली नहीं जा रही हैं, तो ऐसी हालात पैदा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंट आउटब्रस्ट हो जाती है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा वायलेंट फूट के बाहर निकलती है, लोगों के अंदर का गुस्सा एकदम फूट के बाहर निकलता है कि अब हमें आंध्र प्रदेश की डिमांड को और तेज़ी से आगे बढ़ाना है। मद्रास में जितने भी लेजिस्लेटर थे इनकी डेथ के बाद रिज़ाइन कर देते हैं अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो जो पूरी मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रिजाइन कर देती है। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगी आपको साथ में, 1952 अक्टूबर का ही वो टाइम पीरियड था जब भारत में पहले चुनाव फर्स्ट जनरल इलेक्शंस का प्रोसेस शुरू हो गया था सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मद्रास में लेजिस्लेटिव असेंबली कब बन गई और ये सब कब हुआ। हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। तो जितने भी लीडर्स थे मद्रास लेजिस्लेटर असेंबली के वो रिजाइन कर देते हैं अपनी सीट से इनकी डेथ की वजह से, और डिमांड करते हैं ये भी कि एक जल्द से जल्द स्टेट को फॉर्म किया जाए। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख और जिस तरीके की वायलेंस घट रही है आंध्र प्रदेश में, उस स्थिति को देखते हुए फाइनली हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये अनाउंस करते हैं एक नए सेपरेट स्टेट का, दैट इज आंध्र प्रदेश, दिसंबर 1952 में। इनकी डेथ के बाद तो 15 दिन के अंदर 15 दिसंबर के बाद जवाहरलाल नेहरू ये अनाउंस कर देते हैं कि हम नए फॉर्मेशन को स्टेट कर रहे हैं, आंध्र स्टेट सेपरेट कर रहे हैं उसको मद्रास प्रोविजन से। जब आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया और आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद जो वायलेंस पहले बहुत ज़्यादा टर्न हो गई थी वो चीज़ें बहुत ही पीसफुली हैंडल हो गई। पीसफुली इन द सेंस बाद में वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा संभल गए और लोगों का गुस्सा भी शांत हो गया और चीज़ों को मैनेज कर दिया गया। तो जितने भी हमारे लीडर्स थे उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जहाँ इनको जो पहले डर लग रहा था लिंग्विस्टिक पॉलिसी को हम अडॉप्ट करेंगे तो हो सकता है देश टूट जाए, इन्होंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा कि आंध्र प्रदेश में ना डिमांड एक्सेप्ट करना वायलेंस क्रिएट कर रहा था, और जब लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया तो हैप्पीली उनको एक नया स्टेट फ्रेम करके दे दिया गया, और मद्रास प्रोविजन से पहला जो स्टेट टूट के बनेगा वो है हमारा आंध्र प्रदेश। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट फिर से इसी मुद्दे पे आती है कि स्टेट फॉर्मेशन में क्या लिंग्विस्टिक पॉलिसी को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। इसके लिए एक कमीशन सेटअप की जाएगी, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी कुछ टाइम पीरियड में, और रिपोर्ट में हम देखेंगे वो क्या क्या रिकमेंडेशन देती है, और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्म किया जाएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप इन दिसंबर 1953। विशाल आंध्रा मूवमेंट की डिमांड पूरी हो जाती है दिसंबर 1952 में, तो पूरा एक साल लग जाता है गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेने में और एक कमीशन सेटअप करने में कि स्टेट का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये जो कमीशन बनाई गई इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रिगार्डिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट।
स्टेट की बाउंड्रीज को किस आधार पर तय किया जाए, भाषा के आधार पर या कोई और इसका नया बेस बनाया जाए, ये डिसाइड करने का काम था इस कमीशन का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब जैसे कि हमने देखा पहले धर कमीशन में मेंबर्स, और फिर हमने जेवीवीपी कमीशन के मेंबर्स को देखे, और यहाँ के मेंबर्स को भी स्टडी करना है। आपको ये तीनों कमिटीज़ के मेंबर को याद करना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के जो मेंबर हैं, फर्स्ट मेंबर इज़ फैजल अली। फैजल अली कौन थे? ये उस टाइम के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे। फैजल अली, H.N. कुंजरू और K.M. पानीकर, इन सब ने काम किया अंडर द सुपरविजन ऑफ गोविंद बल्लभ, होम मिनिस्टर। 2 साल में अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया 30 सितंबर 1955 को। क्या रिपोर्ट आती है, क्या रिकमेंडेशंस देते हैं? ये 2 बातें बोलते हैं। पहली चीज़ तो जो भी ओल्ड सिस्टम है स्टेट्स का, इसको अबॉलिश कर दो, ख़त्म कर दो। ओल्ड सिस्टम कौन सा? जो ब्रिटिश इंडिया था। उसके बाद हमने जिस तरीके से स्टेट्स को फॉर्मेशन किया था, या उस टाइम में जो स्टेट फॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट थी, वो कैटेगरीज में किया जाता था ड्यूरिंग ब्रिटिश प्रोविजंस। ABCD कैटेगरीज में स्टेट्स का निर्माण किया गया था। लेकिन ये बोलते हैं जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम था, उस सिस्टम को ख़त्म कर देंगे और स्टेट को 2 तरीके से, 2 आधारों पर पहचान दी जाएगी। पहला लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज बेसिस पे। तो इट मीन्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, जो अब तक एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस डिमांड को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने बोला ठीक है, बिल्कुल सही है, हम स्टेट्स का निर्माण भाषा के आधार पर कर सकते हैं। इससे हमारे फ्यूचर जो कंट्री है उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगी, कंट्री डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। लेकिन साथ में भाषा के साथ साथ हमें एक और चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, दैट इज़ कल्चर। तो इन्होंने 2 बातें बोली। पहली बात तो जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो ओल्ड सिस्टम है फॉर्मेशन का, उसको अबॉलिश कर दो, ख़त्म कर दो। दूसरी चीज़, राज्यों का निर्माण अब 2 आधारों पे किया जाएगा। भाषा के आधार पर जो नागपुर सेशन में प्रॉमिस किया गया था उसे मान लिया गया, इतने टाइम से जो लोगों की डिमांड की जा रही थी उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन भाषा के साथ साथ हमें कल्चरल बेसिस को भी ध्यान में रखना है। आज़ाद भारत में 14 स्टेट्स को बनाया गया और 16 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट पास किया गया, एक्ट 1956 में। अब हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स को क्रिएट किया गया। अब हम देखेंगे किस तरीके से स्टेट्स को क्रिएट किया गया। तो हमने पढ़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सजेशंस के बाद एक्सेप्ट कर लिया जाता है स्टेट का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे और कल्चरल बेसिस पे, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो जाता है। आपको ईयर याद रखना है 1956। तो 14 स्टेट्स को जिस टाइम क्रिएट किया गया आज़ाद भारत के बाद, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, अभी हम आगे बढ़ेंगे, बॉम्बे से भी सेपरेट किया जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास स्टेट से भी आगे चल के फॉर्मेशन किया जाएगा तमिलनाडु का और कर्नाटका का, मैसूर स्टेट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये 14 स्टेट्स थे। अब धीरे धीरे डिमांड प्रोसीड की और हमने ईयरली बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन किया। ऐसा नहीं है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी कि हम लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पे स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं तो रातों रात सभी स्टेट्स का निर्माण कर दिया गया। ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे स्टेट्स की डिमांड हुई और अलग अलग तरीके से कल्चर बेसिस पे और लिंग्विस्टिक बेसिस पे तय किया गया कौन से राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। बुक के अंदर आपके बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, लेकिन वो एग्जाम्पल्स पूरे एक स्ट्रक्चरली डेट वाइज फ्रेम नहीं है ईयरली, तो आप यहाँ से उनको स्टडी कर लेना। यहाँ से आप इस तरीके से एक लिस्ट फ्रेम कर लेना जिसमें ईयरली आपको ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से स्टेट का कैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्मेशन किया गया। लिंग्विस्टिक बेसिस पे जैसे बॉम्बे का फॉर्मेशन किया गया 1916 में, और ये बोला गया है 2 भाषा के लोग हैं, गुजराती और मराठी स्पीकिंग, तो 2 स्टेट बन जाते हैं, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। उसके बाद पंजाब का फॉर्मेशन किया गया हिंदी और पंजाबी स्पीकिंग के नाम पे, और पंजाब जो बड़ा रीजन था उससे तोड़ के 2 स्टेट बना दिए गए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1966 में, 6 साल बाद। फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, जितने भी आज हमारी 7 सिस्टर्स वाले स्टेट है ईस्टर्न एरिया में, वहाँ पे भी अलग अलग ईयर्स में स्टेट को फॉर्म किया गया। आपकी बुक में सीक्वेंस में ये ईयर्स गिवन नहीं है, आप यहाँ से उसको अंडरस्टैंड करना। नागालैंड फॉर्मेशन होता है 1963 में, देन मेघालय 1972 में, और जितने भी 7 सिस्टर्स के स्टेट्स फॉर्म होते हैं ये पूरे आसाम प्रोविजंस से होते हैं, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में यहाँ पे जो पूरी एक प्रोविजंस थी वो आसाम प्रोविजंस थी, और उस आसाम प्रोविजन से टूट के इन सभी स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है।
1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को फॉर्मेशन किया गया, 1975 में सिक्किम एंड लास्ट 1978 में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सारे स्टेट्स को फॉर्म किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्योंकि रिकमेंडेशन में ये भी बोला गया था हम कल्चर के आधार पे भी राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो 2000 में 3 स्टेट्स का निर्माण किया गया इन द ईयर ऑफ 2000 ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल बेसिस। कल्चरल बेसिस पे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड को बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश से तोड़ के, और झारखंड 2000 में इन सब का फॉर्मेशन किया गया। रिसेंटली फॉर्म्ड जो स्टेट है वो है तेलंगाना। तेलंगाना को 2014 में फ्रेम किया गया आंध्र प्रदेश से तोड़ के लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अगर हम यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे तो यूनियन टेरिटरीज में आपकी रिसेंटली 2 चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज किया गया है जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 1 यूनियन टेरिटरी इज जम्मू एंड कश्मीर और अदर 1 इज लद्दाख। और ये कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 में। एक और चेंज किया गया, गुजरात में हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज थी, अब उनको पूरा एक कंबाइन करके सिंगल यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, दैट इज दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये अपडेटेड चेंजेस आपको याद रखने। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा नागालैंड इन द विच ईयर द स्टेट फॉर्म्ड इन 1963, तो आपको वहाँ पे लोकेट करना है नागालैंड को। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग बॉम्बे स्टेट, जो प्रोविजंस थी इन द ईयर 1960, तो वहाँ पे 2 लोकेशन होगी, या तो गुजरात मेंशन होगा या महाराष्ट्र, आपको उनको लोकेट करना है। ये हमारा चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमें लास्ट टॉपिक कंप्लीट करना है जो आपकी बुक में गिवन नहीं है, दैट इज रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल प्रिंसली स्टेट्स। इसको हम कवर करेंगे और उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर के नोट इंस्टाग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। दिस इज निधि गिल साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।